हेलो दोस्तों। तो हम लोग भाई पहले ही ईपीएफओ 2025 के एग्जाम की एनालिसिस कर चुके हैं कि पेपर कैसा था। काफ़ी टफ था, क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी आए थे। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के क्वेश्चन पेपर टफ था, एग्जाम टफ था। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी कम जाएगी। बट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि मैं मेनली पॉलिटी पढ़ाता हूँ, तो हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका एनालिसिस देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉकिंगली टफ क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी के, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी लंबी थी। ओके, और मतलब मेमोरेंडम प्रोसीजर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, नॉर्मली जो हम पढ़ के जाते हैं कि यार इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे गए। ऑलरेडी जो सीएससी का एग्जाम होता है, यहीं से ही एक हमारे लिए रास्ता निकलता है कि यूपीएससी हिंट्स फॉर प्रीलियम 2026, कि भाई वहां पर भी क्वेश्चंस का लेवल अप होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि यार जो मैंने भी ये पेपर दिया था, तो मेरा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चंस भी कुछ गलत होंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों गलत है, क्यों, किस वजह से गलत है या सही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा सही था, क्योंकि मुझे इसमें पता था। कैसे? क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है। यहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है, वो है इसके हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट आपकी हो गई रॉन्ग। सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीज बोल रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी रजिस्ट्री, कोई भी जितने काम है या कोई संरचना वगैरह जितने भी है, तो उसके लिए जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, लाइक जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो एक्सक्लूसिव तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में नहीं थे। ठीक है, वेस्टेड कर दिए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? अब यहां पर कुछ गैस मास्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो यूट्यूब से पढ़ के गए हैं, या फिर कुछ और जो ट्रिकधारी हैं, कि यार यहां पर एक वर्ड आ गया एक्सक्लूसिवली, तो ये तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गई। और अगर ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है तो भैया ये क्या होगी? गलत होगी। बट क्या ऐसा है? नहीं भैया, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। क्यों? देखो यार, हम लोग जब सीजीआई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं कि जो सीजीआई है वो क्या है? मास्टर्स। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट वहां पर पढ़ते भी हैं। ओके, तो भाई सीजीआई क्या है? सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है। ठीक है, अब सीजीआई जब मास्टर ऑफ रोस्टर है, तो भाई सीजीआई ही तो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा केस किस बेंच के पास भेजना है, क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ये सही है कि एक्सक्लूसिव तरीके से सीजीआई में वेस्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। और अगर यकीन ना हो तो भाई 146 आर्टिकल पढ़ो, ओके, 145 पढ़ो, वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ओके, ठीक है। अब यहां पर जब पहली तो स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, तो ये गलत, ये गलत, और दूसरी सही है, तो भाई ऑब्वियसली डी आपका आंसर होगा। बट यहां पर बहुत बार बच्चे जो है इन दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हुए हैं कि यार फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बट ये गलत है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में भी काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ है, वो गैस मास्टर की सोच के कि यार एक्सक्लूसिवली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दी हुई है, उस वजह से रॉन्ग कर देता हूँ। ओके, तो ये सही है। तीसरा, तीसरा क्यों गलत है? देखो, ए पर्सन हु हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो और अपने रिटायरमेंट के बाद
वो केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है। वकालत की बात हो रही है, जजेस की नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कोर्ट विद इन इंडिया, न कि भारत में किसी अन्य न्यायालय में। अब देखो यार, हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार जज रह चुके हैं, अपने रिटायरमेंट के बाद उनके लिए ये प्रोविजन है कि वो कहीं भी, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, वहां भी वकालत नहीं कर सकते। क्योंकि यार अब बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि वो जजेस को भी जानते हैं अगर वकालत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहस करेंगे, ठीक है। इस वजह से मना किया गया है। तो ये चीज जो बोली गई है, ये जो लाइन है कि वो कैन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो ये चीज गलत है। वो कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर होता कि यार जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं तो उनके हेड बन सकते हैं और बनते भी हैं, तो ये चीज तो सही हो जाती कि भाई हेड बन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑफिशियल कोर्ट नहीं है। ओके, वो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो वहां पर तो और कई बार जो ट्रिब्यूनल्स के हेड हैं जो बनाए भी गए हैं, ठीक है भैया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट रॉन्ग है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है, ए डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। बहुत बार इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है कि यार, मेनली मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 1 और 2 इसका आंसर लगाया है, बट आंसर होगा 2 और 4, ठीक है। ये सही है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के बिना जो सीनियर एडवोकेट है वो नहीं जा सकते भाई, कोई भी अपना जो लाइक, ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो बहुत ही जूनियर होता है, उसके लिए एग्जाम वगैरह देंगे, ठीक है, तब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं। और उनके साथ जैसे आपने देखा होगा कि यार प्रेजेंट होने के लिए, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, वो अपने साथ एक और अपने साथ एडवोकेट को लेकर आते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। उसके बिना वो अपना केस फाइल वगैरह ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन डी आपका सही होगा इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या है, देखो यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हुआ था, ये मेरा गलत है भाई, पहले ही बता रहा हूं। पहले वाला मेरा सही था। ये क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यार, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन डिस्प्यूट अमॉन्ग अस 2 और मोर स्टेट्स। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या ये हाई कोर्ट के पास है? तो नहीं भैया, ये मुझे पता था कि यार पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ओके, तो चारों तो होंगे नहीं। यहां से मेरा एक आइडिया निकल गया कि यार एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, नॉट हाई कोर्ट। ओके, और किस आर्टिकल में? 136। ओके, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। उसके बाद सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये बोल रही है कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव द पावर ऑफ इश्यू रिट्स। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको 5 तरह के रिट्स के बारे में बताया, और उसमें बताया भी था कि यार ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है, वो पार्लियामेंट बाई लॉ से उनके पास संसद भेज सकते हैं कि आप भी रिट इश्यू कर सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है। तो ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग हो गई। अब मुझे जो कंफ्यूजन हुआ, जो मीन्स मैंने पढ़ा भी था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे 1 मिनट साइड में रखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस विच डू नॉट कंट्राडिक्ट ए स्टेट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन सर्टेन स्फीयर। कि भाई न्यायाधीश जो है विषय क्षेत्रों में लाइक न्यायकरण करते समय जब वो न्याय वगैरह देते हैं तो कुछ स्थानीय रीति रिवाजों को भी, कस्टम्स को, परंपराओं को, उनको ध्यान में रखते हैं। तो ये मुझे पता है कि हाँ यार ये चीज़ सही है। अब जहां मुझे कंफ्यूजन हुआ, जहां मैं थोड़ा भटक गया, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट
हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन द एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ ए हाई कोर्ट जज। यहाँ मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भटके हैं। देखो यार क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जितनी कंप्लीट प्रोसेस जो होती है नियुक्ति की, उसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है भाई, रोल होता है। कैसे? देखो यार मुझे पता था कि जो यूनियन मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो भाई अपॉइंटमेंट करते समय, ठीक है, वो स्टेट से अपनी क्या है पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन मांगते हैं। अब भाई जब स्टेट से ऑब्जर्वेशन मांग रहे हैं तो स्टेट में सीएम भी तो है, तो सीधी सी बात है इनडायरेक्ट तरीके से वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें देंगे। डायरेक्टली में भले ही वो उसमें इंक्लूड नहीं है, बट इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। ओके, स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है और उसके हेड कौन है? सीएम ही है। सीधी सी बात है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स के हेड कौन है? पीएम है। सेम ऐसे स्टेट के अंदर सीएम है, तो भाई कहीं ना कहीं उनसे भी राय ली जाएगी। ओके, तो ये चीज यहां पर जो एब्सोल्युटली नो रोल है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। जबकि मैं सोचा था कि यार यहाँ पर सीएम वगैरह से कौन ही पूछेगा, ठीक है, ये तो मुझे पता था कि यार वो ऑब्जर्वेशन मांगते हैं, बट यहाँ मैं मार खा गया। तो ये स्टेटमेंट मेरी ये भाई रॉन्ग होनी थी, जबकि मैंने ये सही कर दी। तो ऑप्शन ए इसका सही करेक्ट होगा, ओनली वन इसका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। ये मेरा सही है, और वो क्यों सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यार मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि साम दाम दंड भेद, जिससे भी आपका क्वेश्चन सही हो वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे आप तुक्का लगाओ, चाहे आप नॉलेज से करो, चाहे आप कैसे भी एनालिसिस करो, ठीक है। चलिए देखो यार, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन ए लोकसभा इलेक्शन वाज इन द ईयर 2004 व्हेन ईवीएम वाज डिप्लॉयड नेशन वाइड। नहीं भाई, नेशन वाइड 1999 में हुई थी। ओके, ठीक है भाई, नेशन वाइड देखो सुनो सुनो, फर्स्ट यूज जो हुआ था ईवीएम का वो 1999 में हुआ था, ठीक है, और नेशन वाइड 2004 में थी, ठीक है, बट फर्स्ट यूज 1999 में हुआ था। ओके, ये तो लोकसभा वाले में था, बट अगर बात कर दी जाए विधानसभा वाले में, उसमें केरला में हुआ था 1982 के अंदर। तो ये मुझे पता था, तो ये तो मैंने बोला कि यार ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। तो भाई ये गलत हो गया और ये हो गया, बचा क्या? तीन तो सही हो गया। अब ये तो भाई ठीक है कि भाई तीन तो सही है, क्योंकि जो पीएसयू जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनको ही काम पर रखा हुआ है, ठीक है, बनाने के लिए। तो एक तीसरा तो सही है। अब बात आती है दूसरे में। दूसरा बोल रहा है कि वोट्स आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपीएटी एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। अब यार यहां आपकी आती है क्या, यहां आता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस कि आप कितना सोच पाते हो, ठीक है, एनालिटिकल तरीके से। देखो यार, हम लोग जब वोट देने जाते हैं, आप लोगों ने सबने वोट दी होगी, तो जब आप लोग वोट देने जाते हो आपको एक मशीन दिखाई जाती है, उस पर ऑलरेडी जो भी जितनी पार्टीज वगैरह हैं कि कौन सी पार्टी को आपको वोट देनी है, उनके सिंबल्स वगैरह होते हैं, और उनके सामने ही आपको बटन वगैरह दिए होते हैं कि आपको कौन सी दबानी है। जब आप जाते हो, मान के चलो मैंने ये 1 2 3 4 इस तरीके से दबाई हुई है, लगी हुई है, और मैंने 3 वाली दबाई, तो जो 3 वाली मैंने दबाई है ना, तो वो 7 सेकंड तक, ठीक है, 7 सेकंड तक वो मुझे रिप्रेजेंट रहेगी, वो मुझे दिखाई देगी कि यार मैंने इस पार्टी को वोट दिया है प्रॉपर, ठीक है। और 7 सेकंड के बाद जो वीवीपीएटी मशीन है वो 7 सेकंड तक मुझे दिखाई देगी उसमें कि यार मैंने इसमें इस पार्टी को वोट दिया है। आफ्टर 7 सेकंड के बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो इस चीज को रिकॉर्ड करेगी कि भाई इस एक वोट जो है इस एक पार्टी के अंडर में आ गई है और ये रिकॉर्ड हो गई है। तो ये जो टाइम लगा है रिकॉर्ड करने में और वोट डालने में, वो 7 सेकंड का जो टाइम लगा है, तो क्या ये सेम टाइम है? तो नहीं भाई, ये सेम टाइम नहीं है। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, तो मैंने इस तरीके से यहां पर निकाला था ये, क्या नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है ये कि
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन मेरा सही है भाई। क्यों सही है? देखो यार, ये मुझे पता था कि मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन, हाँ भाई बिल्कुल होगा। फोर्थ सही है, इट्स कोर एम इज फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानसभा है उनकी, तो ये भी सही है। जो गलत है वो है आपका 3। क्यों गलत है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय पार्लियामेंट सेक्रेटरीट। अरे नहीं भैया, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट कभी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करेगा क्या? आप खुद सोचो, है? अरे भाई, एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करने का काम वो कंपनियों को देते हैं, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, एनआईसी जैसी कंपनियां हैं, ठीक है भाई, कंपनियों को काम देता है। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के पास क्या यही काम रह गया है कि वो एप्लीकेशन डेवलप करेगा? तो मैंने भाई यहाँ से इसको एडमिट किया था 3 को, और मेरा ऑप्शन आया था 1 2 4, और वास्तव में 1 2 4 ही इसके सही है। थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी तक भाई मेरे 4 क्वेश्चन हुए, 4 में से 1 मेरा गलत हो गया, 3 सही है। टोटल 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, गनहेरी, ये बोल रहा है कि इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद यूएन पेरिस प्रिंसिपल। सही है। क्यों सही है? क्योंकि जहां भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वहां कहीं ना कहीं यूएन के पेरिस प्रिंसिपल्स जो है वो भाई होते ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी स्टेटमेंट पहली वाली सही है। ये जो क्वेश्चन है वे मेरा गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड है कि जो फुली कंप्लीट एंड पार्शियली कंप्लीट मेंबर्स आर एक्रेडिटेड एज ए एंड बी, ये भी सही है, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है आपकी, और मैंने लगाया था कि यार 1 2 3 तीनों सही है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया हैज बीन एक्रेडिटेड क्लासिफाइड अंडर ए इन द ईयर 2025। कि यार क्लासिफाइड अंडर ए, क्योंकि इस चीज को लेकर डिस्प्यूट्स है कुछ थोड़े, मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि वो ए की जगह बी में होगा, तो वहां कंफ्यूजन होके कि भाई अब देखो ऑप्शन, सॉरी, ये जो ऑप्शन है ना ये मैंने लगाया था 1 और 2, और इसके आंसर होंगे तीनों सही है, क्योंकि अंडर ए में ही रखा हुआ है, और मैं सोच रहा था कि यार ये बी में है आई थिंक, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी डिबेट वगैरह हुई थी कि यार इसे ए में रखना है या बी में रखना है, ठीक है। तो रिकमेंड किया है कि भाई बी में रखेंगे, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन गलत होगा, और राइट ऑप्शन जो होगा उसका वो तीनों सही है, क्योंकि उसे अभी ए में ही रखा गया है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है, ये तो भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है आप सबके लिए, और सही भी होगा आई थिंक। प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट भाई पार्ट 5 के अंदर है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, बताओ भाई, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर किसके अंदर आएगी? बताओ। पार्ट 6 के अंदर है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भाई पार्ट 12, ठीक है भाई। अब देख लो भाई कहाँ है ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो सही थे मेरे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल? हमें पता है भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं होते उसके मेंबर, ठीक है, बाकी मेंबर्स होते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा? ये है आरटीआई को लेकर। अब भाई देखो यार, ये क्वेश्चन मेरा गलत था। क्यों? मैं बताऊंगा आपको। मुझे जो कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि जो आरटीआई में अमेंडमेंट हुए थे उसके थ्रू जो इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो इनका टर्म है वो 5 ईयर्स ना करके 3 ईयर कर दिया था, और वो मैंने नोट्स में लिखे भी हुए थे, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि जब गवर्नेंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें आरटीआई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ओम्बड्समैन के बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो वहीं मैंने आरटीआई के बारे में लिखा भी हुआ था सारी चीज़ें कि अमेंडमेंट भी हुआ है, ये भी हुआ है, बट वही है कि
नहीं कर पाए, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी कि आरटीआई से ऐसे इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ भी देगा। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अदर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय सीजीआई। क्या कोई कमेटी आज तक सीजीआई द्वारा हेड की गई है? नहीं भाई, इस तरह की कमेटी सीजीआई हेड नहीं करती, ये तो गलत है, ये तो मुझे पता था। बट जहाँ सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ 5 इयर्स का टर्म नहीं है, वहाँ 3 इयर्स है। ऑप्शन होगा डी। ओके, तो ठीक है भाई। देखो यार, और ये जो चीज़ दी हुई है नॉट एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट और ये एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, बट इनके टर्म को लेकर यहाँ कंफ्यूजन है। वो आपको गड़बड़ी दिखी है, ये 3 इयर्स का है, ओरिजिनल में 5 ईयर है, ओरिजिनल में 5 ईयर है, ये मैं मान रहा हूँ, बट जो अमेंड हुआ था उसके 3 ईयर कर दिया था घटा के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। तो अभी तक मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं भाई। ओके, टोटल 11 आए थे और 8 में से 3 गलत हो गए मेरे। अब ये रहा नेक्स्ट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई संविधान को लेके क्या है कि 2 पार्लियामेंट है कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स एनुमरेटेड इन यूनियन लिस्ट एंड और कंकरेंट लिस्ट। तो भाई ये तो सही है कि जो पार्लियामेंट है वो भले ही यूनियन के लेवल पर हो, यूनियन लिस्ट में हो या फिर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची में कोई भी मैटर हो उसके ऊपर कानून बना सकती है, तो ये तो है। साथ में यूनियन जो लाइक पार्लियामेंट जो रेसिडुअल पावर्स पर भी, उन पर भी बना सकती है मेक लॉज, ठीक है। सेकंड है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर नॉट एनवरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो भाई ना तो कंकरेंट लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है, तो फिर भाई वो कहाँ जाएंगे? या तो यूनियन लिस्ट में होंगे या फिर रेसिडरी में होंगे। उन पर पावर ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास है। तो इसमें तो भाई कहीं कोई इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए थी, तो दोनों सही हैं इसके। ओके, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। नहीं भाई, क्या सही है? नहीं। देखो, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। क्या सिर्फ केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? नहीं भाई, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, ठीक है। तो ये तो भाई गलत है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अच्छा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन किसके अंदर दी हुई है? 143 के अंदर, बट वो है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। तो नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी सही नहीं है। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो उसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लीट जुरिडिक्शन, उन सब के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हमने कहीं पर भी ये चीज नहीं पढ़ी थी कि हाई कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। वो एक्सक्लूसिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है, आर्टिकल 143 के अंदर होती है, ठीक है। तो एडवाइज, अब इसमें भी भाई वो एडवाइज बाइंडिंग नहीं है देने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी है, और वो मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति जी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो इस क्वेश्चन को लेकर भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया शुरू में कि यार ये क्या पूछ लिया। देखो यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये चीज़ दी हुई है कि कौन से प्रोविजंस इसके अंदर आते हैं डीपीएसपी में। पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन इंडिया, ठीक है भाई। मैंने सोचा स्टार्टिंग में कि यार ये स्टेटमेंट सही है, यूसीसी हमने आर्टिकल 44 पढ़ा है, ओके ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, हाँ ये भी है 51 के अंदर, ये भी सही है। तो 1 और 3 का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 सही होंगे। बट जब मैंने दूसरा पढ़ा, मैंने देखा कि यार प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर है। यार जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी, मैंने आपको एक चीज बताया था कि 6 से 14 वाले जो प्रोविजन है वो एक तो फंडामेंटल राइट्स में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज में। डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 45 के अंदर जो चीजें हैं वो 0 से 6 ईयर्स तक की है। याद करो, आपको रिकॉल हुआ होगा, ठीक है।
अगर आपने देखी होगी तो वो वीडियो मैराथन जो मैंने करवाई है। ओके, तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट मैंने गलत कर दी। अब भाई ये ऑप्शन गया, 2 और 3 वाला गया। फिर मैंने देखा कि यार तीसरा सही है, और भाई मतलब क्या ऑप्शंस में दिक्कत है? नहीं यार, इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। फिर मैंने दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ा कि यार प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें तो कहीं किसी और चीज की बात नहीं है, तो ये तो सही होगा ही होगा। पहले मैं देखता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्संस लिविंग इन इंडिया। अरे भाई, ऑल पर्संस के लिए है क्या? नहीं, सिटीजन्स के लिए बात है भाई। ऑल पर्सन्स तो यार हमारे लाइक फॉरेनर भी रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विदेशी लोग भी रह रहे हैं, क्या उनके लिए यूसीसी मानना कंपलसरी है? क्या उनके लिए यूसीसी है? नहीं भाई, यूसीसी है किसके लिए? सिटीजन्स के लिए है। तो यहाँ पर जो ग्लिच है वो मतलब जो यहाँ पर दिक्कत है वो ऑल को लेकर है, तो ये इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ओनली 3 आपका सही होगा, ठीक है। तो भाई यही इतने ही क्वेश्चंस थे, तो 3 क्वेश्चंस तो मेरे ही गलत हो गए। ओके, खैर कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे और याद रखनी है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों को अगर एनालिसिस अच्छा लगा, चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से बताए हैं कि भाई मेरे क्या गलत है क्या सही थे, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। बाकी आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को पता चले। ओके, और आप भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। ओके, ये जरूर बताना है आपको कितने क्वेश्चन आपके सही थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।